अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी का नाम सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। पीर कामिल उमैरा अहमद किस नंबर 17। क्या अब मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाती? फुरकान ने कुछ देर की खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। सलार ने बेख्तियार कहा, तुम पैसों और सहूलतों की वजह से ही कह रहे हो। नहीं, पैसे या सहूलतें मेरा मसला नहीं, ना अब ना ही पहले कभी। तुम मेरा फैमिली बैकग्राउंड जान चुके हो। फिर कुछ भी नहीं, बस मैं यहाँ नहीं आ सकता। इसने कतई लहजे में कहा, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। किसको? इस मुल्क को। सलार बेख्तियार मुस्कुराया, मैं तुम्हारी तरह की हब्बुल वतनी नहीं रखता। मेरे बगैर भी सब कुछ ठीक है यहाँ। एक डॉक्टर की और बात है, मगर एक इकोनॉमिस्ट किसी को ज़िंदगी या मौत नहीं दे सकता। तुम जो सर्विस वहाँ दे रहे हो यहाँ के इदारों को दे सकते हो। जो कुछ अपने लेक्चर में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में सिखा रहे हो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में सिखा सकते हो। इसका दिल चाहा वो फुरकान से कहे कि वो यहाँ आकर कुछ भी सिखाने के काबिल नहीं रह सकेगा, मगर वो खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। तुमने अफ्रीका की गुर्बत, भूख और बीमारी देखी है। तुम यहाँ की गुर्बत, भूख और बीमारी देखोगे तो हैरान रह जाओगे। यहाँ सूरत हाल इन मुल्कों की तरह ख़राब नहीं है। फुरकान, यहाँ इतनी पसमानदगी नहीं है। इस्लामाबाद के जिन सेक्टर में तुम पले भरे हो वहाँ रहकर इर्द गिर्द की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तुम इस्लामाबाद की करीबी गाँव में चले जाओ तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्क कितना खुशहाल है। फुरकान, मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। सलार ने यकदम बात का मौजू बताना चाहा। सलार, मेरे इस प्रोजेक्ट को फ़िलहाल किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर ऐसा कोई काम करना चाहते हो तो तुम खुद किसी गांव में इस तरह काम शुरू करो। तुम्हारे पास फंड्स की कमी नहीं होगी। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अमेरिका में बैठकर ये सब नहीं चला सकता। तुम अगर ये चाहते हो तो किसी दूसरे गांव में भी कोई स्कूल कायम किया जाए तो मैं इससे सपोर्ट करने को तैयार हूँ। मेरे लिए ज़ाती तौर पर वक्त देना मुश्किल है। फुरकान इस पर खामोश रहा। शायद इसे अंदाज़ा हो गया था कि सलार अब इसके इस इसरार पर कुछ जला रहा था। बात का मौजू एक बार फिर फुरकान के गांव की तरफ मुड़ गया। वो दिन सलार की ज़िंदगी की यादगार तरीन दिनों में से एक था। वो स्कूल को देखकर वाकई बड़ा मुतासिर हुआ था, मगर इससे भी ज़्यादा मुतासिर वो इस डिस्पेंसरी को देखकर हुआ था जहां वो किया गया था। इसे एक छोटा हॉस्पिटल कहना ज़्यादा बेहतर था। डॉक्टर के ना होने के बावजूद वो बड़े मुंज़िम तरीके से चलाया जा रहा था। इस दिन फुरकान की आमद मतवक्का थी और इसके इंतज़ार में मरीज़ की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फुरकान आते ही मसरूफ़ हो गया। हॉस्पिटल का अहाता मरीज़ों से भरा हुआ था। वहाँ हर उम्र और हर तरह के मरीज़ थे, नज़ायदा बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान। सलार अहाता में लाशौरी तौर पर चहलकदमी कर रहा था। वहाँ मौजूद चंद लोगों ने इसे भी डॉक्टर समझा और इसके करीब चले गए। सलार इनसे बातचीत करने लगा। ज़िंदगी में पहली बार वो कैंसर के एक स्पेशलिस्ट को एक फिजिशियन के तौर पर चेकअप करते हुए नुस्खे लिखते देख रहा था और इसने एतराफ़ किया, इसने ज़िंदगी में फुरकान से अच्छा डॉक्टर कभी नहीं देखा था। वो बेहद प्रोफेशनल और बेहद नरम मिजाज था। इस तमाम अमल में इसके चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए भी गायब नहीं हुई थी। सलार को यूँ लग रहा था जैसे इसने अपने होठों पर मुस्कुराहट को किसी चीज़ के साथ चिपकाया हुआ था। कुछ वक्त गुजारने के बाद इसे सलार को एक आदमी के साथ स्कूल भिजवा दिया था। वो वहाँ इसके वालिदैन से मिला। वो इनकी आमद से पहले ही बाखबर थे। यकीनन फुरकान ने इनको फ़ोन पर बता दिया था। वो इनके साथ स्कूल में फिरता रहा। स्कूल की इमारत इसकी तवक्कात से बरअक्स बहुत वसीआ और बहुत अच्छी बनी हुई थी। इसे वहाँ मौजूद बच्चों की तादाद देख कर भी हैरत हो रही थी। वहाँ कुछ घंटे रुकने के बाद वो इन दोनों के साथ इनकी हवेली में आ गया। हवेली के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही इसे बेख्तियार इसका दिल खुश हुआ था। इसे इस गांव में इस किस्म के शानदार लॉन की तवक्का नहीं थी। वहाँ पौधे की भरमार थी, मगर बेतरतीबी नहीं थी। बहुत शानदार लॉन, बहुत आर्टिस्टिक। वो तारीफ किए बगैर रह नहीं सका। ये शकील साहब का शौक है। फुरकान की अम्मी ने कहा, मेरा और नौशीन का। फुरकान के वालिद ने इजाफा किया, नौशीन? सलार ने सवालिया अंदाज में कहा। फुरकान की बीवी, ये आर्टिस्टिक टच इसी का है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फुरकान ने मुझे बताया था कि इसकी फैमिली लाहौर में होती है। सलार को याद था, हाँ वो लोग लाहौर में ही होते हैं, मगर फुरकान महीने में एक वीकेंड यहाँ गुजारता है, फिर वो अपनी फैमिली भी यहाँ लाता है। ये स्लाइड्स इसके बच्चों के लिए लगवाई हैं। नौशीन भी डॉक्टर है, अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं करती, मगर जब यहाँ आती है तो फुरकान के साथ डिस्पेंसरी जाती है। इस बार वो अपने भाई की शादी में मसरूफ़ थी, इसलिए फुरकान के साथ नहीं आ सकी। वो इधर उधर नजरें दौड़ाता इनकी बात सुनता रहा। वो इनके साथ लंच करने के लिए घर पर आया था और इसका ख्याल था कि कुछ देर तक फुरकान भी आ जाएगा,
मगर जब खाना लगना शुरू हो गया तो इसने फुरकान के बारे में पूछा। वो दोपहर का खाना यहाँ नहीं खाता, सिर्फ एक सैंडविच और चाय का कप लेता है। इसमें भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। इसके पास मरीज इतने होते हैं कि वो शाम तक बिल्कुल फारिग नहीं होता, खाना वाना बिल्कुल भूल जाता है। फुरकान की अम्मी ने इससे कहा। वो इनके साथ बातें करते हुए खाना खाने लगा था। फुरकान के वालिद फाइनेंस डिवीज़न में ही काम करते थे और 20वें ग्रेड में रिटायर हो गए थे। ये जान कर कि सलार का ताल्लुक भी फाइनेंस से ही था, इनके जोश में कुछ इजाफा हो गया था। सलार को इनसे बातें करते हुए वक्त गुजारने का एहसास नहीं हुआ। सलार ने इनसे इसके स्कूल के हवाले से बात की। स्कूल के लिए हमें फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास खासे फंड्स हैं। फुरकान का एक दोस्त एक नया ब्लॉग भी बनवा रहा था, बल्कि बन चुका था। तुमने तो देखा ही है। हाँ, तुम अगर कुछ करना चाहते हो तो डिस्पेंसरी के लिए करो। हमें एक मुस्तकिल डॉक्टर की ज़रूरत है और हम इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री में भी बहुत दफ़ा दरख्वास्तें दे चुके हैं। फुरकान ने भी अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए हैं, मगर कोई भी डॉक्टर यहाँ मुस्तकिल तौर पर आकर रहने को तैयार नहीं। और अगर हमें एक डॉक्टर की अशद ज़रूरत है। तुमने मरीजों की तादाद तो देखी ही होगी। एक गरीबी गांव में एक डिस्पेंसरी और डॉक्टर है, मगर डॉक्टर मुस्तकिल छुट्टी पर है और अगले डॉक्टर भी आने से पहले ही छुट्टी पर चले जाता है। इस सिलसिले में कुछ कर सका ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्कूल के लिए भी कुछ करूँ। मैं वापस जाने के बाद कोशिश करूँगा कि आपको यूनेस्को की तरफ से किसी NGO के ज़रिए हर साल कुछ ग्रांट मिलते रहें, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जो तुमने देखा है, ये सब हम लोगों ने खुद किया है। हमारी फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली फ्रेंड्स ने, मेरे वाकिफ़कारों ने, मेरे बच्चों के दोस्तों ने। हमें कभी हुकूमती या बैन अक़वामी एजेंसी ग्रांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कब तक यूनेस्को आकर हमारे लोगों की भूख, जहालत और बीमारी ख़त्म करती रहेगी? जो काम हम अपने वसाइल से कर सकते हैं, वो हमें अपने वसाइल से ही करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाएं। लाड़ बेख्तियार बोलते हुए लड़खड़ाए। ये बहुत बढ़ जाएगा। तुम साल बाद यहाँ आकर देखोगे तो ये गांव तुम्हें एक मुख्तलिफ गांव मिलेगा। जितनी गुर्बत तुमने आज यहाँ देखी है वो तब नहीं होगी। इनका कल आज से मुख्तलिफ होगा। फुरकान के वालिद ने बेहद इत्मीनान से कहा। सलार चुपचाप इन्हें देखता रहा। सहर पहर के करीब इसे फुरकान ने डिस्पेंसरी से फ़ोन किया। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद इसने सलार से कहा, अब तुम्हें वापस इस्लामाबाद के लिए निकल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि खुद तुम्हें वापस छोड़ कर आऊँ, मगर यहाँ बहुत रश है। जो लोग दूसरे गांव से आते हैं, आकर मैं इन्हें चेकअप नहीं कर सका तो इन्हें बहुत जहमत होगी, इसलिए अपनी डिस्पेंसरी को भिजवा रहा हूँ। वो गाड़ी में तुम्हें इस्लामाबाद छोड़ आएगा। इसने प्रोग्राम तय किया। ओके, सलार ने कहा। जाने से पहले डिस्पेंसरी आकर मुझसे मिल लेना। इसने फ़ोन बंद करते हुए कहा। सलार ने एक बार फिर फुरकान के वालिद के साथ चाय पी। गाड़ी तब तक वहाँ आ चुकी थी। फिर वो वहाँ से गाड़ी में फुरकान के पास चला गया। सुबह वाली भीड़ अब कम हो चुकी थी। वहाँ अब सिर्फ 50-30 के करीब लोग थे। फुरकान एक बूढ़े आदमी का मुआयना कर रहा था। सलार को देखकर मुस्कुराया। मैं 2 मिनट में इन्हें छोड़कर आता हूँ, इसने मरीज से कहा और फिर उठ खड़ा हो गया। सलार के साथ चलता हुआ वो बाहर गाड़ी तक आया। तुम कब तक पाकिस्तान में हो? इसने सलार से पूछा। 1.5 हफ्ता। फिर तो दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी तुमसे, क्योंकि मैं तो अब अगले ही माह इस्लामाबाद और यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? सलार ने इसके सवाल को नज़रअंदाज किया। मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? मैं लाहौर आ सकता हूँ अगर तुम इनवाइट करो। फुरकान कुछ हैरान अंदाज में मुस्कुराया। सलार इससे हाथ मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गया। सलार नहीं जानता था इसे कौन सी चीज़ इस तरह अचानक फुरकान के इतने करीब ले आई थी। वो ये भी नहीं जानता था कि वो फुरकान को क्यों इतना पसंद कर रहा था। वो इसकी वजह समझने से कासिर था। फुरकान के साथ इसका गांव देखने के 4 दिन बाद वो लाहौर गया। वो वहाँ 1 दिन के लिए गया था और इसने फुरकान को फ़ोन पर इसकी इतला दी। फुरकान ने इसे एयरपोर्ट पर पिक करने और अपने साथ रहने की ऑफ़र की, मगर इसने इनकार कर दिया। वो फुरकान से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4 बजे के करीब इसके घर पहुंचा। वो एक अच्छे इलाके में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में रहता था। दरवाजे के साथ मौजूद बेल दबाकर वो खामोशी से खड़ा हो गया। अंदर से यकदम किसी बच्चे के भागने की आवाज़ आई। एक 4-5 साल की बच्ची डोर चेन की वजह से दरवाजे में आने वाली छड़ी से इसको देख रही थी। आपको किससे मिलना है? सलार ने इसे देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया था, मगर इस बच्ची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। वो बड़ी संजीदगी से सलार से पूछ रही थी, बेटा मुझे आपके पापा से मिलना है। इस बच्चे और फुरकान के चेहरे में इतनी मुमासलत थी कि इसके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो फुरकान की बेटी है। पापा इस वक्त किसी से नहीं मिलते। इसने बड़ी संजीदगी से इतला दी। मुझसे मिल लेंगे।
सलार ने कदरे महफूज होते हुए कहा, आपसे क्यों मिल लेंगे? फौरन जवाब आया, क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ। आप इन्हें जाकर बताएंगी कि सलार अंकल आए हैं तो वो मुझसे मिल लेंगे। सलार ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। वो इसकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुई। लेकिन आप मेरे अंकल तो नहीं हैं। सलार को बेइख्तियार हंसी आ गई। आप ना हंसे, वो बेइख्तियार बिगड़ी। सलार पंजों के बल इसके मुकाबले बैठ गया। अच्छा नहीं हंसा, इससे चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाया। आप इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही हैं। वो अब कुछ करीब से इसका जायजा लेते हुए बोला। इसकी तारीफ ने दरवाजे की छड़ी में से झांकती हुई मोहतरमा के तासुरात और मोड में कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगे। इसके जुमले से ज़्यादा इसके तासुरात ने सलार को महफूज किया। वो अब कुछ दूर से फ्लैट के अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुन रहा था। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। क्यों? मैं क्यों अच्छा नहीं लगा? इसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से पूछा। बस नहीं अच्छे लगे। इसने नागवारी से गर्दन को झुकाया। नाम क्या है आपका? वो कुछ देर इससे देखती रही, फिर इसने कहा, इमामा। सलार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने दरवाजे की छड़ी में से इमामा के उकब में फुरकान को देखा। वो इमामा को उठाते हुए दरवाज़ा खोल रहा था। सलार खड़ा हो गया। फुरकान नहा कर निकला था। इसके बाल गीले थे और बेतरतीब थे। सलार ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो फौरी तौर पर कामयाब नहीं हो सका। फुरकान ने इससे हाथ मिलाया। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, वो इसके साथ अंदर जाते हुए बोला। वो दोनों अब ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे थे। इमामा फुरकान की गोद में चढ़ी हुई थी और इसे मुसलसल कान में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जैसे फुरकान मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। अंकल सलार से मिली हैं आप? फुरकान ने सलार को बैठने का इशारा करते हुए इमामा से पूछा। वो अब खुद भी सोफे पर बैठ रहा था। ये मुझे अच्छे नहीं लगते। इसने बाप तक अपनी नापसंदगी पहुंचाई। बहुत बुरी बात है इमामा, ऐसे नहीं कहते। फुरकान ने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा। आप अंकल के पास जाएं और इनसे हाथ मिलाएं। इसने इमामा को नीचे उतार दिया। वो सलार की तरफ जाने की बजाय एकदम भागते हुए बाहर चली गई। हैरानी की बात है कि इसे तुम अच्छे नहीं लगे, वरना इसको मेरा हर दोस्त अच्छा लगता है। आज इसका मूड भी कुछ ऑफ है। फुरकान ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। ये नाम का असर है। मुझे हैरानी होती अगर इसे मैं अच्छा लगता। सलार ने सोचा। चाय पीते हुए वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बातों के दौरान सलार ने इससे कहा, 1-2 हफ्ते तक तुम लोगों की डिस्पेंसरी में डॉक्टर आ जाएगा। इसने सरसरी अंदाज में कहा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फुरकान एकदम खुश हुआ। और इस बार वो डॉक्टर वहाँ रहेगा, और अगर ना रहे तो मुझे बताना। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर की दस्तयाबी सबसे बड़ा मसला रहा। इसकी ज़रूरत नहीं है। वो रुका। वहाँ जाने से पहले मुझे ये तवक्का नहीं थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस काम को इस स्किल पर और इतने ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में कर रहे हो। मैं तुम लोगों के काम से दर हकीकत बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मेरी ऑफ़र अभी भी वहीं है। मैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। इसने संजीदगी से फुरकान से कहा। सलार, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं चाहूँगा तुम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट वहाँ किसी दूसरे गांव में शुरू करो। तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा ज़राए हैं और मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट चला सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरा मसला वक्त है। मैं तुम्हारे जितना वक्त नहीं दे सकता और फिर मैं पाकिस्तान में भी नहीं रह सकता। तुम्हारी तरह मेरी फैमिली मेम्बर्स भी इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकते। सलार ने अपना मसला बताया। चलो इस पर बाद में बात करेंगे, अभी तो तुम चाय पियो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। फुरकान ने मौजू बदलते हुए कहा। हाँ, ये तो मैं तुम्हें रास्ते में ही बताऊंगा। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या? सलार ने गाड़ी में बैठते हुए फुरकान से पूछा। वही जो मैं करता हूँ। वो सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए बोला। और तुम वहाँ जाकर क्या करते हो ये तुम वहाँ पहुँच कर देख लेना। फुरकान इसे किसी डॉक्टर सबित अली के पास लेकर जा रहा था, जिसके पास वो खुद भी जाया करता था। वो कोई मजहबी आलिम थे और सलार को मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पिछले चंद सालों से इतने मजहबी उलमा के असली चेहरे देख चुका था कि वो अब मज़ीद इन जगहों पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। फ्रैंकी स्पीकिंग। फुरकान, मैं इस टाइप का नहीं हूँ जिस टाइप का तुम मुझे समझ रहे हो। इसने कुछ देर खामोश रहने के बाद फुरकान को मुखातिब किया। किस टाइप के? फुरकान ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा। यही पीरी मुरीदी या बेयत वगैरह, या जो भी तुम समझ लो। इसने कदरे साफ गवाही से कहा। इसलिए तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें मदद की ज़रूरत है। सलार ने चौंक कर इसे देखा। वो सड़क को देख रहा था। कैसी मदद? अगर कोई हाफ़िज़ कुरान रात को एक पारा पढ़े और फिर भी नींद लाने के लिए इसे नींद की गोलियां खानी पड़े तो फिर कहीं ना कुछ गलत ज़रूर है। कई साल मुझे भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन हुआ था। मेरा जहन भी बहुत उलझ गया था। फिर कोई मुझे डॉक्टर साहब के पास लेकर गया था। 8-10 साल हो गए हैं मुझे अब वहाँ जाते हुए। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी मेरी तरह किसी की मदद की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है।
फुरकान ने नरम लहजे में कहा, तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? क्योंकि दीन कहता है कि तुम मेरे भाई हो, इसने मोड़ मोड़ते हुए कहा। सलार ने गर्दन सीधी कर ली। वो इसे मजीद क्या पूछता, इसे मजहबी उल्मा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर आलिम अपने फिरके की तारीफ में ज़मीन और आसमान के किलाबे मिलाने में माहिर था। हर आलिम को अपने इल्म पर गरूर था। हर आलिम का लबलबाब यही होता था, मैं अच्छा हूँ, बाकी सब बुरे हैं, मैं कामिल हूँ, बाकी सब नामुकम्मल हैं। हर आलिम को देख कर लगता इसने इल्म किताबों से नहीं, बराह रास्त वही के ज़रिए हासिल की है। इसमें गलती का कोई इम्कान ही नहीं। इसने आज तक ऐसा आलिम नहीं देखा था जो अपने ऊपर तनकीद से और बर्दाश्त से भी करे। सलार खुद अहले सुन्नत मुंसलिक से ताल्लुक़ रखता था, मगर जो आखिरी चीज़ वो किससे डिस्कस करना चाहता था वो मुंसलिक और फ़िरका था। इन मजहबी उल्मा के पास डिस्कस करने के लिए सबसे पहली चीज़ मुंसलिक और फ़िरका ही था। इन उल्मा के पास जाते जाते वो रफ्ता रफ्ता इनसे बरगश्ता हो गया था। इनकी पोटली में सिर्फ इल्म भरा हुआ था। इल्म नहीं, वो ग़ीबत, एक गुनाह पर लंबा चौड़ा लेक्चर देते, कुरान आयात और हदीस के हवाले से देते, और अगली ही सांस में वो अपने किसी आसिर आलिम का नाम लेकर इसका मजाक उड़ाते, इसकी आलमी जहालत को साबित करने की कोशिश करते। वो अपने पास आने वाले हर एक का पूरा बायोडाटा रखते, और फिर अगर वो बायोडाटा इनके काम का होता तो मुतालबों और सिफारिशों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता, और इस बायोडाटे को वो अपने पास आने वाले को मुतासिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते। इनके पास किस वक्त कौन आया था, किस वक्त कौन इनके आलिम से फैज़ याब हुआ था, कौन बड़ा आदमी हर वक्त इनकी जूतियाँ सीधी करते रहने को तैयार रहता है, किसने इन्हें घर बुलाया और किस तरह खिदमत की। वो अब तक जिन उल्मा के पास एक बार गया था दोबारा नहीं गया, और अब फुरकान इसे एक बार फिर आलिम के पास लेकर जा रहा था। वो शहर के अच्छे इलाके में से एक में जा पहुंचे थे। वो इलाका अच्छा था मगर बहुत पोश नहीं था। इस सड़क पर पहले भी बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। फुरकान ने भी एक मुनासिब जगह पर गाड़ी सड़क के किनारे पार्क कर दी। फिर वो गाड़ी से नीचे उतर गया। सलार ने इसकी पैरवी की। 3-4 मिनट चलते रहने के बाद वो इन बंगलों में से एक निस्बतन सादा मगर वकार और छोटे बंगले के सामने पहुंच गए। नेम प्लेट पर डॉक्टर सैयद सबत अली का नाम यही था। फुरकान बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। सलार ने इसकी पैरवी की। बंगले के अंदर मौजूद छोटे से लॉन में एक माली अपने काम में मसरूफ था। फुरकान ने फौज में एक मुलाजिम के साथ दासलाम तबादला किया। फिर वो मजीद कुछ आगे चलता हुआ एक दरवाजे के सामने पहुंच गया और वहां इसने अपना जूता उतार दिया। वहां पहले भी बहुत से जूते पड़े थे। अंदर से बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सलार ने भी देखा देखी अपने जूते उतार दिए। सलार ने एक कदम इसके पीछे अंदर रखते हुए एक ही नज़र में पूरे कमरे का जायजा ले लिया। वो एक शादा कमरे में था जिसके फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था और बहुत से फ्लोर कुशन्स भी पड़े हुए थे। कमरे में फर्नीचर के नाम पर से चंद चीजें मौजूद थी और दीवारों पर कुछ कुरानी आयात कैलीग्राफी की सूरत में लिखी हुई थी। कमरे में 25 के करीब मर्द थे जो आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थे। फुरकान ने अंदर दाखिल होते ही बुलंद आवाज में सलाम किया और फिर चंद लोगों के साथ कुछ गैर मुकदमी कलामात की तबादला किया। फिर वो एक खाली कोने में बैठ गया। डॉक्टर सैयद सबत अली कहाँ हैं? सलार ने इसके करीब बैठते हुए मध्यम आवाज में पूछा। 8 बजते ही वो अंदर आ जाएंगे, अभी तो सिर्फ 7:25 ही हुए हैं, फुरकान ने इससे कहा। सलार गर्दन हिलाकर कमरे में बैठते हुए लोगों का जायजा लेने लगा। वहाँ हर उम्र के अफराद थे। चंद टीन एज लड़के, इसके हम उम्र अफराद, फुरकान की उम्र के लोग, अढेर उम्र और कुछ उम्र रसीदा भी। फुरकान अपनी दाईं तरफ बैठे किसी आदमी के साथ मसरूफ गुफ्तगू था। ठीक 8 बजे इसने 60-65 साल के एक आदमी को एक अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होते देखा। इसकी तौक़ा के बरअक्स वहाँ बैठते हुए लोग में से कोई भी इस्तकबाल के लिए एहतरामन खड़ा नहीं हुआ। आने वाले ने ही इस्लाम में पहल की थी, जिसका जवाब वहाँ मौजूद लोगों ने दिया। आने वाले के एहतराम में खड़ा न होने के बावजूद सलार अब अचानक वहाँ बैठते हुए लोगों की निशास्त के अंदाज में एहतराम देख रहा था। वो सब यकदम बहुत चौंके और मोहतात नजर आने लगे थे। आने वाले यकीनन डॉक्टर सईद सबत अली थे। वो कमरे की एक दीवार के सामने इस महफूज जगह पर बैठ गए जिन्हें शायद इनके लिए ही छोड़ा गया था। वह सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस थे। इनकी रंगत सुर्ख और सफ़ेद थी और यकीनन जवानी में बहुत खूबसूरत रहे होंगे। इनके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी बहुत लंबी नहीं थी मगर वो बहुत घनी और नफासत से तराशी गई थी। दाढ़ी मुकम्मल तौर पर सफ़ेद नहीं हुई थी और कुछ यही हाल इनके सर के बालों का भी था। सफ़ेद और सियाह के इम्तराज ने इनके चेहरे और सर पर मौजूद बालों को बहुत बावकार कर दिया था। वो वहाँ बैठकर दाईं तरफ मौजूद किसी आदमी का हाल दरियाफ्त कर रहे थे। शायद वो किसी बीमारी में उठ कर आया था।
सलार ने चंद ही लम्हों में इनके सरापे का जायजा ले लिया था। वो और फुरकान बाकी लोगों के उकब में दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। डॉक्टर सबत अली ने अपने लेक्चर का आगाज किया। इनका लबो लहजा बेहद शाइस्ता था और अंदाज धीमा था। कमरे में मुकम्मल सुकूत था। वहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। सलार को इनके इब्तदाई चंद जुमलों से ही अंदाजा हो गया था वो एक गैर मामूली आलिम के सामने था। डॉक्टर सबत अली शुक्र के बारे में बात कर रहे थे। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी नशीब व फराज से गुजरता है। कभी कमाल की बुलंदियों को जा छूता है, कभी ज़वाल की गहराइयों तक जा पहुंचता है। सारी ज़िंदगी वो इन्हीं दोनों इंतहाई के दरमियान सफ़र करता रहता है और जिस रास्ते पर वो सफ़र करता है वो बहुत शुक्र का होता है या नाशुक्री का। कुछ खुश किस्मत होते हैं वो ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ जाएं, वो सिर्फ शुक्र के रास्ते पर ही सफ़र करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाशुक्री के रास्ते पर सफ़र करते हैं, चाहे वो ज़वाल हासिल करें या कमाल। और कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों पर सफ़र करते हैं, कमाल की तरफ जाते हुए शुक्र के और ज़वाल की तरफ जाते हुए नाशुक्री के। इंसान अल्लाह की अनगिनत मखलूक़ात में से एक मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है, मगर मखलूक ही है। वो अपने खालिक पर कोई हक़ नहीं रखता, सिर्फ फ़र्ज़ रखता है। वो ज़मीन पर किसी ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ नहीं उतारा गया था कि वो अल्लाह से किसी भी चीज़ को अपना हक समझकर मुतालबा कर सके, मगर इसके बावजूद इस पर अल्लाह ने अपनी रहमत का आगाज़ जन्नत से किया। इस पर रहमतों की बारिश कर दी गई और इस सब के बदले इससे सिर्फ एक चीज़ का मुतालबा किया गया, शुक्र का। क्या महसूस करते हैं आप? अगर आप ज़िंदगी में किसी पर कोई एहसान करें और वो शख्स आपका एहसान याद रखने की बजाय इन मौका की याद दिलाए जब आपने इस पर एहसान नहीं किया, या आपको ये जताए कि आप एहसान के लिए वो काफ़ी नहीं था, अगर आप इसके लिए ये कर देते या वो कर देते तो वो ज़्यादा खुश होता। क्या करेंगे आप ऐसे इंसान के साथ? दोबारा एहसान करना? तो एक तरफ आप तो शायद इससे ताल्लुक़ रखना तक नापसंद करें। हम अल्लाह के साथ यही करते हैं, इसकी नेमतों और इसकी रहमतों पर इसका शुक्र अदा करने के बजाय हम इन चीज़ों के ना मिलने पर घड़कते रहते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते थे। अल्लाह फिर भी रहीम है, वो हम पर अपनी रहमतें नाजिल करता रहता है। इनकी तादाद में हमारे अमाल मुताबिक कमी पेशी करता रहता है, मगर इनका सिलसिला कभी भी मुकम्मल तौर पर मुनक़िता नहीं करता। सलार पलकें झपकाए बगैर इनका चेहरा देखता रहा। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, हमारी ज़ुबान पर शुक्र के अलावा और कुछ आने नहीं देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसान का शुक्र अदा करने की भी आदत ना पड़ती। अगर हमें खालिक के एहसानों को याद रखने की आदत ना हो तो हम मुखलिक के एहसानों को भी याद रखने की आदत नहीं सीख सकते। सलार ने अपनी आंखें बंद कर ली। नाशुक्री क्या होती है कोई इससे ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जान सकता था। इसने एक बार फिर आंखें खोलकर डॉक्टर सईद सबत अली को देखा। पूरे 1 घंटे के बाद उन्होंने अपना लेक्चर ख़त्म किया। कुछ लोगों ने इनसे सवाल किए, फिर लोग बारी बारी उठकर जाने लगे। बाहर सड़क पर कोई अपनी गाड़ी पर बैठ रहे थे, वो भी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। रात अब गहरी हो रही थी। सलार के कानों में अभी भी डॉक्टर सबत अली की बातें गूंज रही थी। फुरकान गाड़ी स्टार्ट करके वापसी का सफ़र शुरू कर चुका था। 7 दिन पहले वो फुरकान नामी किसी शख्स से वाकिफ तक नहीं था और 7 दिन बाद इसने इसके साथ ताल्लुकात की बहुत सी सीढ़ियाँ तय कर ली थी। इसे हैरत थी, वो लोगों का आदी नहीं था। कुछ ताल्लुकात और रवाबित ऊपर कहीं तय किए जाते हैं, किस वक्त, कौन, कैसे, कहाँ, किस लिए मिलेगा और ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेकर आएगा, ये सब। वो सिर्फ़ 1 दिन के लिए लाहौर आया था, मगर वो पाकिस्तान में अपने क़याम के बाकी दिन इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में ही रहा और बाकी के दिन वो हर रोज़ फुरकान के साथ डॉक्टर सबत अली के पास जाता रहा। वो 1 दिन भी इनसे बराह रास्त नहीं मिला, सिर्फ इनका लेक्चर सुनता और उठकर आ जाता। डॉक्टर सबत अली की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक सेंट्री की तालीम देता गुजार रहा था। पिछले 10-12 साल से वो पाकिस्तान में यहाँ किसी एक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे और फुरकान तकरीबन इतने ही अरसे से इन्हें जानता था। जिस दिन इसे लाहौर लेक्चर के ख़त्म होने के बाद फुरकान के साथ वहाँ ठहर गया, बारी बारी तमाम लोग कमरे से निकल रहे थे इस्लामाबाद और फिर वहाँ से वापस वाशिंगटन जाना था। इस रात वो पहली बार रहे थे। डॉक्टर सबत अली खड़े थे और कुछ लोगों से अलविदा मुज़ाहिफ़ा कर रहे थे। फुरकान इसके साथ डॉक्टर सबत अली की तरफ बढ़ आया था। डॉक्टर सबत अली के चेहरे पर फुरकान को देखकर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वो कमरे में मौजूद आखिरी आदमी को रुखसत कर रहे थे। कैसे हैं आप फुरकान साहब? उन्होंने फुरकान को मुखातिब किया। बड़े दिनों के बाद रुके आप यहाँ पर? फुरकान ने कोई वजाहत दी, फिर सलार का तारुफ करवाया। ये सलार सिकंदर है, मेरे दोस्त हैं। अगली किस्त देखने या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के सिरे भी कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।